नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलेंगे हम कल के अपने प्रश्नों की तरफ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत हुआ था। इसको हमने डिस्कस किया था। निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? तो हमने बात की थी खाड़ी सहयोग परिषद 6 सदस्य देशों का समूह है। इसमें ईरान नहीं था, क्योंकि ईरान के खिलाफ ही जो है इसको काउंटर करने के लिए तो ग्रुप बनाया गया था ये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पैट्रियट मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ ये सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसए की मिसाइल है। S-400 मिसाइल ये रशिया की मिसाइल है, हमने डिस्कस किया था। S-400 मिसाइल हम जो है रशिया से इंपोर्ट भी करने वाले हैं। ओलिव रिडले कछुआ आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। ये था कल के प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे पहले इसमें न्यूज है आपकी, ICMR टू टेस्ट फॉर द कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 75 डिस्ट्रिक्ट। तो जो ICMR है हमारा, ICMR क्या है हमारा? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो जो भी मेडिकल संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए एक संस्था बनाई गई ICMR। तो जो कोविड की समस्या है इससे निपटने के लिए जो प्रथम जो है जिम्मेदारी दी गई है वो ICMR को दी गई है, क्योंकि इसको इस मेडिकल क्षेत्र में महारत हासिल है। तो ये ICMR ने अब क्या अगला कदम उठाया है कि 75 जिलों में जिनमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संख्या ज़्यादा है उसमें चेक करेंगे कहीं इसमें सांप्रदायिक रूप से तो वो नहीं हो रहा है ट्रांसमिशन, इस चीज़ को चेक करेंगे। इसमें देखिए और एक गाइडलाइन जारी किया ICMR ने, ओनली सीवियर केसेस नीडेड टू टेस्ट नेगेटिव फॉर डिस्चार्ज। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने कहा है कि देखो भाई ऐसा टेस्ट किट हमारे पास बहुत लिमिटेड है और केसेज बढ़ते जा रहे हैं तो हमको टेस्टिंग बढ़ानी है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जो केसेज आए हैं, जो भी पॉजिटिव आए हैं पेशेंट, उनको रिकवरी करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जब रिकवरी की बात आएगी तो अगर उनके पास माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत थोड़े सिम्टम हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको 15 दिन के बाद एक निश्चित टाइम पीरियड बाद टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई उनको माइल्ड सिम्टम्स है तो हमारी एक टेस्ट किट खराब हो जाएगी, और जबकि हमें टेस्ट किटों की बहुत कमी है। तो ये बात कहा है कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं और उनको जो है 15-20 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया रिकवरी के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको टेस्ट करके ही छोड़ा जाए, बिना टेस्ट करके भी छोड़ सकते हैं यदि अगर उनको डॉक्टर्स को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ICMR भारत बायोटेक टाई अप फॉर इंडियन वैक्सीन। तो भारत जो है ICMR अभी हमने बात किया था, उसने भारत बायोटेक एक जो है आपकी कंपनी है, एक जो है वो है वेंचर है, तो वो दोनों लोग समझौता करके मिलकर इंडियन वैक्सीन बनाने का जो है आगे काम बढ़ा दिए हैं। पुलिस गेट्स गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। तो जो आपका ये क्या कहते हैं, पुलिस है उसको जो है गाइड दिया गया है कोई फेक न्यूज़ ना फैलने पाए, आप इसको काउंटर करिए। कैसे? तो जैसे उनको कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताई गई हैं कि जैसे आप इन वेबसाइट्स को जो कोई भी आपके सामने फैक्ट आता है, कोई चीज़ें अफवाहें चलती हैं अगर जो है सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ में, उसको इन वेबसाइट से आप वेरीफाई करिए और तुरंत जो है अगर फैक्ट गलत है उसका खंडन करिए, यानी अफवाहें ना फैलने पाएँ। तो ये थी न्यूज़ मुख्य पृष्ठ की। अब हम चलेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ है, लीक फ्रॉम स्टोरेज टैंक लेड टू एक्सीडेंट LG। जो LG पॉलीमर्स फैक्ट्री विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हुई थी 7 मई 2020 को सुबह 3:30 बजे लगभग, तो उसमें स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। तो वही चीज़ें जो अभी जांच किया तो LG पॉलीमर्स फैक्ट्री ने बताया कि जो वहाँ पे स्टोरेज टैंक था उसी में से स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। तो ये स्टायरीन गैस क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जो है ये एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब क्या है? जिससे कैंसर हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस जिससे कैंसर हो सकता है उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः आप देखिए जो प्लास्टिक के ग्लासेस बनाने में या प्लास्टिक की पत्तल बनाने में, इन सब चीज़ों में, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में स्टायरीन का प्रयोग होता है। तो ये अगली न्यूज हमारी है, माइग्रेंट वर्कर्स इन पोलावरम जंप बैरिकेड्स टू गो होम। तो जो पोलावरम में माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पोलावरम एक जो है आंध्र प्रदेश में एक शहर है, वहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी जो भी मजदूर कार्य कर रहे हैं वो अपना बैरिकेड जंप करके भागने का प्रयास किए। देखेंगे पूरा मामला क्या है। पोलावरम में एक डैम बन रहा है, एक बांध बन रहा है, जिसका मतलब बहुउद्देशीय परियोजना है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। तो वहाँ पे लगभग जो है 1450 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो पैनिक हुए हैं, अब अपने घर जाना चाहते हैं। तो वही उन्होंने मतलब कहा कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हमको घर जाने दो, हमको व्यवस्था कर दो जाने की बस। तो वही मामला है, न्यूज ये है। अब हम पोलावरम बांध परियोजना से संबंधित थोड़ा सा देख लेंगे। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न उठता है किस नदी पर है? तो ये आपका गोदावरी नदी पर है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात से इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देने का मतलब क्या होता है?
कहने का मतलब ये है जितना भी खर्च आएगा इस प्रोजेक्ट में उसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। पोलावरम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा इसे मिला है, यानी कि 90% इसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। ये थी। अगली न्यूज है एक लाइफ लाइन दैट केम इन 40 मिनट फ्लाइट फ्रॉम केरला कैपिटल। तो केरला की राजधानी से, तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। वहाँ से 40 मिनट में एक जो है हेलीकॉप्टर के प्रयोग से एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब क्या हुआ कि जो एक पेशेंट था वो ब्रेन डेड हो चुका था, उसने पहले बोल दिया था मरने के पहले कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और एक पेशेंट को जो है हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी, उसको चाहिए था ऑर्गन चाहिए था, वो हार्ट चाहिए था। तो जो डोनेटर है उसका हार्ट लेके एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो किया गया, जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया 40 मिनट के समय में। क्योंकि देखिए हार्ट जो है ओपन एयर में बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक लाइव भी नहीं रह सकता है, तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी करने का चैलेंज होता है। तो एक और ऑपरेशन होता है, देखिए हम देख लेंगे केरला गवर्नमेंट का, आपका है मृत संजीवनी करके एक प्रोग्राम चलाती है, ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम। तो यानी कि मतलब जो भी लोग मर गए हैं, जो लोग भी मृत हो चुके हैं, वो अपने ऑर्गन्स अगर डोनेट कर देते हैं तो किसी पेशेंट के लिए वो संजीवनी बूटी से कम थोड़ी है। तो इसलिए इसका नाम मृत संजीवनी प्रोजेक्ट रखा गया। मृत संजीवनी प्रोग्राम कौन चलाता है? केरला गवर्नमेंट चलाती है। अगली न्यूज है कांग्रेस वेलकम्स हाइक इन गवर्नमेंट बोरोइंग। तो न्यूज़ क्या देखिए, कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट उधार लेने की अपनी सीमा है उसको बढ़ा दी है, अपना टारगेट बढ़ा दी है। तो कांग्रेस इसका स्वागत कर रही थी। फिलहाल हम पॉलिटिकल लहजे में नहीं बात करेंगे, हम देखते हैं इसमें पॉलिटी क्या है, इसमें जो है वो चीज़। तो जैसे देखिए अभी क्या था, गवर्नमेंट ने जो बजट लाया था उसमें बोला था कि हम 7.8 लाख करोड़ रुपए ऋण लेंगे। तो चूंकि देखिए हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री का, विकासशील देश का जो बजट होता है वो हमेशा घाटे में होता है। क्यों घाटे में होता है? क्योंकि हमको विकास की रफ्तार बहुत तेज करनी है, और तेज करनी है तो हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उससे ज़्यादा लोन लेके बारो करके अपने जो संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि आर्थिक गतिविधि ज़्यादा हो। तो इसलिए जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था होती है वो लगभग जो है उसका जो बजट होता है घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट मतलब क्या है? जितना उसकी आय है उससे ज़्यादा उसका व्यय होता है। तो अभी देखिए, अभी तो इससे पहले क्या था कि 7.8 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने का जो है टारगेट बनाया था गवर्नमेंट ने इस सत्र में, इस जो है वार्षिक सत्र में। लेकिन अब देखिए कोविड समस्या भी आ गई है, एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ रहा है, तो अब गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज कर दिया है। बोला भाई इस साल हम 12 लाख करोड़ का लोन लेंगे अपनी जो है अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसका स्वागत किया है पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। तो अब हम देखेंगे ऋण लेने की व्यवस्था, ऐसा कोई व्यवस्था है, कोई प्रावधान है कि सरकार जितना चाहे ऋण ले ले, बाद में पता चले भरना तो भाई हमारी क्रेडिबिलिटी लॉस होती है, चैलेंज तो पूरी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी लॉस होती है। तो इससे संबंधित एक कानून है, बनाया गया है, इसको बोला जाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो यानी कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय व्यवस्था है, उसको स्थिर बनाए रखें। ये नहीं कि राजकोष जो है पूरा खाली हो जाए और उसके बाद मतलब मनचंगा तो मतलब किसी भी तरह जैसे जो मन कर रहा है वैसे आपका खर्च कर रही सरकार है, तो ऐसा ना होने पाए इसके लिए 2003 में FRBM एक्ट आया था। इसमें क्या था हम देखेंगे। FRBM एक्ट में टारगेट रखा गया था उस समय के लिए कि जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट 0 कर दिया जाएगा, राजस्व घाटा 0 कर दिया जाएगा और राजकोषीय घाटा 3% तक कर दिया जाएगा 2008-9 तक ना। और ये चीज़ें रिवाइज होती हैं, मतलब जैसे अगली गवर्नमेंट आती है तो अगर उसको लगता है कि चीज़ें कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, विशेष परिस्थितियों में इस टारगेट को मतलब एक्सटेंड किया सकता है। मान लीजिए जैसे कोविड-19 आ गया है तो अब विशेष परिस्थितियाँ, इस समय हम अपने घाटे को सीमित नहीं कर सकते क्योंकि हमको और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए सरकार को शक्ति दी गई है कि इस प्रावधान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमारा टारगेट क्या था कि हमारा जो है राजस्व घाटा 0 हो और राजकोषीय घाटा 3% हो। 2008-9 की बात है ये। अब हम देखेंगे घाटा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो बजट जब भी पेश करती है तो उसमें 3 प्रकार का घाटा होता है। एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा मतलब क्या हुआ कि राजा के कोष में जितना भी घाटा हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी अर्थव्यवस्था है हमारी, सरकार की आय और कुल व्यय का जो अंतर है वो राजकोषीय घाटा है। यानी जो पूरा घाटा है अर्थव्यवस्था का, सरकार की कुल आय माइनस सरकार का कुल व्यय, तो ये राजकोषीय घाटा हो गया। अब राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व हम समझेंगे क्या है। राजस्व मतलब जैसे आप समझिए कि जो भी टैक्स मिल रहा है ना, टैक्स से जो मिल रहा है तो राजस्व है।
कर जो मिल रहा है सब राजस्व के अंतर्गत आता है। और जो भी गवर्नमेंट और राजस्व आय हो गई, राजस्व व्यय क्या है, जो भी गवर्नमेंट जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रही है, जो भी योजनाओं में खर्च आता है ये आपका राजस्व व्यय है। यानी कि जिससे कोई नई कैपिटल नहीं फॉर्म होती है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ऐसी कोई एसेट जो आपको फिर से मतलब पैसा उत्पादन करने की क्षमता रखे। जैसे देखिए अब फैक्ट्री आप लगाते हैं तो फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे आप एक फैक्ट्री लगाए हैं उसमें आपने कोई मशीन खरीदी है, तो मशीन पे जो आपने खर्च किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, वो मशीन जब चलेगी तो खुद ही आपको पैसा देगी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि जैसे आप जो है अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो उस तरह समझिए सरकार का राजस्व घाटा क्या है, जो सरकार का कुल राजस्व प्राप्ति जितनी हो माइनस कुल राजस्व व्यय। तो राजस्व प्राप्ति जो आपका टैक्स वगैरह ऐसा कलेक्ट होता है राजस्व प्राप्ति है, और राजस्व व्यय मतलब सरकार जितना भी वेतन देती है अपने कर्मचारियों को और जो भी स्कीमें चलाती हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, पीएम किसान हो गया, जो भी ये सब खर्च होता है जिससे कोई कैपिटल नहीं फॉर्म होती है उसे राजस्व जो है व्यय बोलते हैं। तो राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, ये राजस्व घाटा हो गया। तीसरे प्रकार का घाटा है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा मतलब क्या है कि जो आपका राजकोषीय घाटा है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे हम जो ऋण लेते हैं, भाई जो घाटा आएगा, घाटा को पूर्ण करने के लिए सरकारें ऋण लेती हैं, तो ऋण का ब्याज भी तो हर वर्ष जो है पे करना पड़ता है। तो जो ब्याज पे करना पड़ रहा है, तो अगर उसको घटा दिया जाए राजकोषीय घाटे से तो यानी वो हमारा प्राथमिक घाटा जाता है। कहने का मतलब ये है अगर हमें इतना ब्याज ना पे करना होता तो हमारा घाटा वास्तविक रूप में देखा जाए तो केवल इतना ही है। तो प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे से जो ब्याज चुकाने के लिए पैसा दिया गया उसको घटा दिया जाए। तो घाटा तीन प्रकार का होता है, फिर से हम जल्दी रिवाइज कर लेंगे। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, तीनों क्या है आप जो स्क्रीन को रोक के समझ भी सकते हैं या वीडियो को पीछे जाके भी समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज है नार्को टेररिस्ट विथ लिंक्स टू पाक ग्रुप्स हेल्ड। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, शॉर्ट क्लिप्स में थोड़ा फैक्चुअल है हम बताएंगे। तो नार्को टेररिस्ट जो भी है, नार्को मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करते हैं, ये चीज़ होगा नार्को टेररिस्ट उनको बोलते हैं। तो इनको पाकिस्तान के एक समूह के साथ एक ग्रुप का लिंक पाया गया, उनको पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया, ये खबर है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा ड्रग्स से संबंधित क्या चीज़ है। तो ड्रग्स से संबंधित दो टर्म आपके बहुत रेगुलर आते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, ये आपका जैसे आप देखिए भारत का जब मानचित्र देखेंगे तो उसके जो है आप उसके आप उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे तीन जो है देश आपके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, एक चांद के जैसा आकार बनाते हैं। तो इन देशों में जो है इसका मतलब ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इन देशों के समूह को देखो आप देखेंगे चांद का आकार बनाते हैं, इसलिए इसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। क्रेसेंट मतलब जो कटा हुआ चांद होता है उसे क्रेसेंट बोलते हैं। और जो देखिए ये आपका जो है आपका पश्चिम की तरफ हो गया, भारत के पूर्व की तरफ जो है आपका म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन तीनों को मिला के ये भी जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा इनका सक्रिय योगदान होता है। तो इनको गोल्डन ट्रायंगल हो जाता है। तो यानी भारत दोनों तरफ से ड्रग्स की स्मगलिंग से प्रोन है, मतलब दोनों की तरफ से ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। तो जो आपका पश्चिम की तरफ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, और जो आपको पूर्व की तरफ है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर टर्म आते हैं तो आपको जानना है किससे रिलेटेड है। उसके बाद है कि आईसीएमआर पैनल ऑन वैक्सीन्स डिजॉल्व। तो जो आईसीएमआर पैनल था उसने आईसीएमआर ने एक पैनल बनाया था कि भाई वैक्सीन के निर्माण संबंधित जो हमारे सुझाव होंगे विशेष लोगों को एक समूह बनाया था, उसको अभी डिजॉल्व कर दिया गया है, उसको मतलब कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है आपकी ग्रीन नॉर्म्स मस्ट बी डिस्कस्ड कांग्रेस। तो कांग्रेस कह रही कि जो भी हरित पैमाने हैं उनको अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। तो न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट ने भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जारी करने की नई बात की है 2020 की। तो हम जानेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। तो ये एक ऐसा असेसमेंट है जैसे कोई भी नया उद्योग या कोई कारखाना या कोई नया प्रोजेक्ट, या जैसे रोड बननी है, डैम बनना है, कोई नई फैक्ट्री लगनी है, तो उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव कितना इफेक्ट हो रहा है, उसको पहले असेसमेंट होगा तभी उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा। तो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान है। ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। तो इसमें जैसे देखा जाएगा कि भाई अगर रोड बन रहा है तो कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव तो नहीं, अभ्यारण्य तो रास्ते में नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान पड़ रहा है, अगर ज़्यादा नुकसान है तो उसको प्रोजेक्ट को नहीं अलाउ
परमिट दी जाएगी, या फिर अगर प्रोजेक्ट कहता है भाई हम अगर 10 पेड़ काट रहे हैं तो 100 पेड़ लगाएंगे, तो ऐसे कुछ करके, तो ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। न्यूज़ क्या है, तो जो अभी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो 2006 की नोटिफिकेशन के आधार पर होता है। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि 2020 में हम एक नई नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नए पैरामीटर्स को सेट करेंगे, और उसको जो है अब कोविड-19 आ गया है तो इस समय उस पर काम बढ़ नहीं पाया है, तो बोला है कि 45 दिन का हम समय और बढ़ाते हैं कि जो पब्लिक कमेंट इस पर आ सके, यानी पब्लिक की क्या राय है, क्या सुझाव है, उसको भी हम ताकि जोड़ सके। तो ये हमारा था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये किससे रिलेटेड हमको जानना है। अगली न्यूज है रो ओवर न्यू लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो हमने डिस्कस किया था कल, तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने कैलाश मानसरोवर के लिए एक नई रोड जो है लॉन्च की थी, नई रोड का उद्घाटन किया था। धारचूला से उत्तराखंड में जो 80 किलोमीटर जाके लिपू लेक दर्रे से होते हुए जाती है कैलाश मानसरोवर को। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक जो है बॉडी है जो बॉर्डर्स एरियाज में, जो भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज हैं उसमें जाके रोड बनाती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ताकि मिलिट्री को हेल्प हो और जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हो उसको भी मदद मिल सके। तो विवाद क्या है देखिए, तो अभी जो हमने कल जो है रोड जो हमारा इनाग्रेट हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उस पर नेपाल ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। तो एक उसमें क्षेत्र जो लिपू लेक दर्रे से होकर जाती है, तो लिपू लेक दर्रा काला पानी क्षेत्र में पड़ता है, और काला पानी विवाद भारत और नेपाल की सीमा विवाद जो है काफ़ी मतलब वो चीज़ हुआ है। जैसे क्या है, काला पानी क्षेत्र भारत कहता है हमारा अधिकार है, और जो है नेपाल कहता है हमारा अधिकार। वर्तमान में काला पानी भारत के अधिकार क्षेत्र में है, और लेकिन नेपाल भी इस पर क्लेम करता है। तो नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई है कि जो आप रोड नया इनाग्रेट किए हो ये हमारी सीमा में, ये गलत है। तो भारत ने इसको जो है स्पष्टीकरण किया है कि ऐसे कोई बात नहीं है, ये हमारी सीमा में है, और हम जो भी जो है आपको बॉर्डर संबंधी मामले होंगे दोनों लोग इस सहमति से सुलझाएंगे। अगली न्यूज है कांग्रेस वांट सेंटर टू रोल बैक वैल्यू कट इन व्हीट एमएसपी। कांग्रेस ने अपील की है केंद्र भाई जो व्हीट है, गेहूं के एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो कटौती की है उसको वापस ले ले, यानी कटौती न करे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है हम जानेंगे। तो कोई भी जो उत्पाद, कोई भी कृषि उत्पाद है उसको जो है अगर सरकार चाहती है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, या फिर उनके जो है मतलब प्राइसेस कम ना हो, प्राइसेस इतने ना गिर जाएं कि फार्मर्स जो है बेचने उनका नुकसान हो, तो उसको सुरक्षित करने के लिए फार्मर्स को कि प्राइस क्रैश ना हो, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करती है। ये क्या होता है, जैसे गेहूं उत्पादन होना है, सरकार पहले बता देगी भाई देखो हम 1600 रुपये क्विंटल आपका गेहूँ खरीदेंगे, तो इसका मतलब किसान आश्वस्त हो जाएगा, अगर कोई नहीं मेरा गेहूँ खरीदता है सरकार तो खरीदने के लिए तैयार ही है, तो आसानी से निश्चिंत होकर अपनी फसल उगा सकता है। अब हम देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर कौन करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका जो है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति का जो है वही डिक्लेयर करती है, लेकिन सुझाव इसको कौन देता है, आपका CSCP सुझाव देती है। CSCP क्या है, कमीशन इन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये एक कमीशन बनाया जाता है, आयोग बनाया जाता है जो सुझाव देता है, और इसको कौन जो है लागू करता है, कौन इसका आदेश, किसके आदेश में होता है, कैबिनेट समिति होती है आर्थिक मामलों की, ये चीज़ है। अगली न्यूज आपकी रशिया वायरस सर्जेस म्यूट्स विक्ट्री डे सेलिब्रेशन। तो रशिया के जो वायरस विक्ट्री डे सेलिब्रेशन है वो आपका मतलब कोविड-19 की वजह से काफ़ी मतलब बहुत शांत जैसा रहा। विक्ट्री डे सेलिब्रेशन क्यों मनाता है रशिया, क्योंकि नाजी फोर्सेज थी द्वितीय विश्व युद्ध में, इसी दिन समर्पण की थी, 8 मई को उन्होंने समर्पण किया था, 9 मई को रशिया विक्ट्री डे मनाता है। अगली न्यूज है आपकी न्यू लॉ टू गिव ग्रीन कार्ड्स टू डॉक्टर्स नर्सेज। तो जो यूएसए है उसने मतलब एक नया लॉ ला रहा है कि जो वहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स हैं उनको ग्रीन कार्ड दिया जाए। ग्रीन कार्ड मतलब क्या है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं दूसरे देश से आए हुए हैं, अगर उनको ग्रीन कार्ड दिया जाता है इसका मतलब परमानेंट पूरी लाइफ वो यूएसए में रह सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है ये एक तरह से जान लीजिए। तो चूँकि अभी वहाँ पर समझ लीजिए कि डॉक्टर्स नर्सेज की कमी है, तो वो चाहते हैं जो भी डॉक्टर्स नर्सेज दूसरे देशों से हैं उनको ग्रीन कार्ड दे के यहीं पर लुभा लें और इनको रोक लें, ये थी। और उसके बाद आपका है अ शूटिंग दैट मेड यूएस ब्लैक फेयर रनिंग। तो एक जो है वहाँ यूएसए में फरवरी में एक जो है काले व्यक्ति की हत्या कर दी गई, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट जारी किया गया है। तो वहाँ पे जैसे काले गोरे का काफ़ी भेदभाव है, मतलब कम्युनल राइट्स होते रहते रहे, तो उसी मामले पे एक ये आपका धरना प्रदर्शन किया है इन लोगों ने। और पेंस स्पोक्स वुमेन टेस्ट पॉजिटिव। तो जो माइक पेंस है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जो स्पोक्स वुमेन हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
क्रेडाई एलिजेस कार्टलाइजेशन फ्लैक्स सीमेंट स्टील प्राइसेस। तो जो क्रेडाई है यानी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स का एसोसिएशन है, उसने जो है जो सीमेंट और स्टील प्राइसेस में कार्टलाइजेशन की बात की। कार्टलाइजेशन क्या होता है कि जैसे 4 कंपनियां हैं अगर सीमेंट का उत्पादन कर रही हैं, चारों लोग मिलकर सहमति बना ले, देखो भाई ऐसा है, कोई लोग दाम को कम नहीं करेंगे, सब लोग मिलकर दाम को बढ़ा देते हैं। तो यानी कि ग्रुप में मिल के सब लोग सहमत से बढ़ा देती है। एक इल प्रैक्टिस है, गलत जो है व्यवहार है, जिससे प्रभावित होती है अर्थव्यवस्था, जिसको कार्टलाइजेशन बोलते हैं। इनेबल लॉन्गर वर्कर्स CII टू सेंटर। तो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी जो इंडियन इंडस्ट्रीज का समूह है, उसने सेंटर से अपील की है कि जो वर्किंग आवर है इसको 8 घंटे से बढ़ा दिया जाए ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। MP ने बढ़ा भी दिया है और इस पर कल एक आर्टिकल आया था, उसको भी हमने डिस्कस किया है। इंडिया सेट टू कवर द ग्लोब विथ एक्सपोर्ट ऑफ मास्क। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, आर्थिक गतिविधि काफ़ी कम हुई है, तो इस समय डिमांड किन चीज़ों की बढ़ी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि इंडिया के पास अवसर है कि जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, पर्सनल प्रोटेक्टिव वो हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों का निर्यात बढ़ा सकते हैं। हमारे पास क्षमता है, मास्क बना के हम पूरे विश्व को बेचे। तो ये चीज़ बताया गया है। अगली न्यूज आपकी है आपकी स्टडी फाइंड्स हीट वेव लाइक कंडीशंस इन कार। तो एक जो है अध्ययन हुआ है, एक रिसर्च हुई जिसमें बताया गया है कि कार्स में हीट वेव लाइक कंडीशन जो है जो होती है, यानी कि जैसे आप कल्पना करिए धूप में कार खड़ी कर दीजिए, शीशा बंद रख दीजिए, तो वो कुछ देर बाद नॉर्मल टेम्परेचर से भी कार ज़्यादा हो जाती है, कार के अंदर का टेम्परेचर। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, लेकिन जो बाहर निकलती है वो लॉन्ग वेव होती है। तो जो कार के शीशे होते हैं वो सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देते हैं। इसीलिए बताया गया है कि हीट वेव जैसी कंडीशन कार्स में हो जाती है। तो हीट वेव हम देखेंगे क्या है। हीट वेव मतलब क्या है कि जो गर्मी के महीनों में देखिए बहुत अत्यधिक तापमान हो जाता है, तो एकदम जैसे कहते लू कहीं चलने लगती है और मतलब बहुत गर्मी का थपेड़ा सिर पड़ता है, इससे आदमी की कभी कभी जानलेवा भी जाता है। हीट वेव के लिए जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने 2 कंडीशन रखी है। अगर प्लेन्स में यानी अगर प्लेन एरियाज में, समतल भूमि में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा हो जाता है और या फिर पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हीट वेव कंडीशन बोलेंगे। तो ये था हमारी जो है न्यू डिस्कशन। इससे संबंधित हम पेपर जो है इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? वाइजैक गैस ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू मेथिल आइसोसाइनेट, स्टायरीन, मीथेन, फॉस्जीन। पोलावरम परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलावरम प्रोजेक्ट। यह तेलंगाना में स्थित है, इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया है, यह गोदावरी नदी पर बना हुआ है। आपको आंसर बताने हैं, केवल एक व दो, 2 व 3, उपर्युक्त सभी। राजकोषीय घाटा क्या है? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर। बी ऑप्शन, अगर राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है। सी ऑप्शन, जब ब्याज चुकाने पर खर्च की गई राशि को राजकोषीय घाटे से घटा दिया जाता है। डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? हु डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। CCEA, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी 10 मई की द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद।